हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी राजस्थान के इतिहास में हम लोग राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ रहे थे, जो मारवाड़ के शासक थे। हमने पढ़ा कि किस तरह जो मुगलों ने जोधपुर पर आक्रमण किया, राव चंद्रसेन की अकबर से भेंट हुई और राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने को स्वीकार नहीं किया। भादरा जोन पर किस तरह से मुगलों ने अधिकार करके वहाँ पर उस पर अधिकार किया। अब हम पढ़ेंगे कि अकबर के नेतृत्व में मुग़ल सेना का किस प्रकार सिवाना पर शाही आक्रमण हुआ। भादरा जोन क्षेत्र पर जब मुग़लों का अधिकार हो गया तो राव चंद्रसेन ने सिवाना को अपनी राजधानी बनाया और जो वहाँ पर किला था उसको सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत अधिक सुदृढ़ बना लिया। इस समय की स्थिति यह थी मारवाड़ की कि जो राठौड़ वंश के अधिकांश घराने थे या शासक थे, वो अधिकांश उनमें से अकबर की सेवा में चले गए थे, लेकिन मालानी के राठौड़ चंद्रसेन के पक्ष में थे। तो राव चंद्रसेन ने इनके सहयोग से कुछ सैनिक टुकड़ियां बनाई और मौका पाकर वो क्या करते थे कि जो मुग़ल अधिकारी वहाँ तैनात थे उन पर वो हमले करते रहते थे। अब जब अकबर को यह सूचना मिली कि चंद्रसेन के नेतृत्व में इस तरह से यह सैनिक टुकड़ियाँ मुग़ल सेना पर आक्रमण करती रहती हैं, उपद्रव करते रहते हैं, तो उन्होंने चंद्रसेन का दमन करने के लिए मार्च 1574 ईस्वी में बीकानेर के शासक राय सिंह, शाह कुली खां, केशोदास, शिमल खां, जगत राम, तैयब खां और कुछ अन्य व्यक्तियों के नेतृत्व में क्या हुआ कि सिवाना पर आक्रमण करने के लिए अपनी सैनिक टुकड़ियां नेतृत्व दल भेजा। शाही सेना सिवाना की तरफ बढ़ी और सोजत पहुंची। सोजत पर किसका अधिकार था? राव राम के पुत्र कल्ला का इस समय वहाँ पे अधिकार था। कल्ला को अकबर से ही सोजत का क्षेत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में बादशाह के प्रति स्वामी भक्ति नहीं थी, उनके प्रति मनमुटाव था। तो उसने अपने चाचा राव चंद्रसेन का पक्ष लिया। जब कल्ला को पता चला कि शाही सेना वहाँ तक पहुँच चुकी है सोजत तक, तो उसने सोजत छोड़कर सिरियारी क्षेत्र में चला गया और शाही सेना ने क्या किया, उसका पीछा किया। उसके बाद वह गोरम की पहाड़ियों में गया, कोई और क्षेत्रों में भी गया, लेकिन शाही सेना ने उसका क्या हुआ, पीछा करना नहीं छोड़ा। तो उसको विवश होकर आत्मसमर्पण करना पड़ा और उसने अपने भाई केशवदास, महेशदास और पृथ्वीराज राठौड़ को क्या किया, शाही सेना के साथ कर दिया और इस तरह से सोजत क्षेत्र पर मुग़लों का अधिकार हो गया। अब जब कल्ला का आत्मसमर्पण हो गया तो शाही सेना सोजत पर अधिकार करने के बाद कहाँ बढ़ी? सिवाना की ओर बढ़ी। और शाही सेना ने क्या हुआ कि सिवाना के दुर्ग वहाँ पहुँचकर उस दुर्ग को घेर लिया। राव चंद्रसेन ने दुर्ग की रक्षा का भार पत्ता राठौड़ को सौंपा और खुद पिपलौद की तरफ चला गया। यह घेरा कोई लगभग 2 वर्षों तक चला रहा। वीरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए पत्ता राठौड़ रक्षात्मक कार्रवाई करता रहा, लेकिन इसी समय चंद्रसेन ने भी क्या किया कि पहाड़ियों से छुप छुप कर वह बीच बीच में शत्रु सेना पर आक्रमण करता रहा, लेकिन शाही सेना सिवाना के अभेद्य दुर्ग को लेने में सफल नहीं हो सकी और जो चंद्रसेन के धावे हो रहे थे, आकस्मिक हमले हो रहे थे, उससे भी काफ़ी परेशान थी। तो अकबर ने क्या किया, तैयब खां, सैयद बेग, अजमत खां, शिवदास आदि सैनिक अधिकारियों को एक बड़ी टुकड़ी के साथ भेजा कि आप लोग जाओ और उस पर चंद्रसेन पर आक्रमण करो। चंद्रसेन काणूजा की दुर्गम पहाड़ियों में अंदर चला गया। तो इससे क्या हुआ, शाही सेना को सफलता नहीं मिली और वो वापस लौट कर आ गई। तो इससे क्या हुआ, अकबर इस स्थिति में परेशान हो गया कि तुम किस तरह से असफल होकर वापस लौट आए हो। तो उसने जलाल खां को भेजा। अब सैयद अहमद, सैयद कासिम, सैयद हाशिम, शिमाल खां आदि अधिकारियों के साथ जलाल खां के नेतृत्व में भेजा। जब राव चंद्रसेन को यह सूचना मिली तो उसने एक योजना बनाई कि जलाल खां को मार्ग में ही समाप्त कर दिया जाए।
लेकिन इस चीज़ में वह सफल नहीं रहा, क्योंकि राव जो जलाल खां था वो क्या था, सतर्क था, चालाक था। तो इस बीच में चंद्रसेन ने योजना बनाई कि पहाड़ी से निकल कर शाही सेना पर आक्रमण करता रहे। तो जब चंद्रसेन ने देखा कि मुग़ल टुकड़ी काफ़ी संख्या में काफ़ी बड़ी है, तो उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में ही रहना उचित समझा। जलाल खां चंद्रसेन को ढूंढता हुआ रामपुर क्षेत्र तक पहुंचा और एक दिन मौका पाकर चंद्रसेन ने क्या किया, अपने सहयोगी देवीदास के सहयोग से शाही सेना पर क्या किया, उसने आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में जलाल खां मारा गया और जो जलाल खां की मृत्यु से क्या हुआ कि मुग़लों की शक्ति क्या हुआ, कम पड़ गई। सिवाड़ा का क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा होने के कारण चंद्रसेन की सेना के लिए काफ़ी सुरक्षित था। उधर जलाल खां की मृत्यु भी हो चुकी थी। तो इस तरह से कई प्रयास करने के बावजूद भी मुग़ल सेना सिवाड़ा के दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सकी और चंद्रसेन ने इस स्थिति में क्या किया, दुनाड़ा आदि स्थानों पर सेना नायकों को वहाँ तैनात किया। राठौड़ राजपूतों ने इस बीच क्या किया, घोड़वाट की पहाड़ी क्षेत्र जो था उसमें सुदृढ़ किलों की एक पंक्ति कतार सी बना ली, जिससे सिवाड़ा का दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी मजबूत हो गया था धीरे धीरे। इस तरह से जब शाही सेनाएं विभिन्न सेना नायकों के नेतृत्व में भेजी गई और उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो 1576 में अकबर ने अपने जो विश्वस्त सेना नायक था शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना सिवाड़ा की तरफ भेज दी। इसी समय क्या हुआ कि जब ये शाही सेना शाहबाज खां के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, तो राठौड़ राजपूतों ने उस सेना की टुकड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन राठौड़ों की सेना परास्त हुई और जो दुनाड़ा का दुर्ग था उस पर मुग़ल सेना का अधिकार हो गया। इसके बाद अब शाही सेना सिवाड़ा की ओर बढ़ी आक्रमण करने के लिए। सिवाड़ा का दुर्ग का जो घेरा डाले हुए पहले से सेना वहाँ तैनात थी, उसको शाहबाज खां ने वापस लौटा दिया और अपनी जो नई सेना वो लाया था उसके सहारे उसने नई रणनीति के साथ दुर्ग का घेरा डाला और उसने सबसे पहले क्या किया, जो दुर्ग में रसद मार्ग जाने का रसद सामग्री जाती थी जिस मार्ग से, उसका अवरुद्ध कर दिया। इससे राठौड़ सेना जो अंदर तैनात थी किले के अंदर, उसकी स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। अब उनके सामने ये चारा नहीं बचा कि वह दुर्ग में रहे लंबे समय तक, अब उनको दुर्ग को खाली करना था। अतः विवश होकर राठौड़ सेना ने क्या किया, मार्च 1576 के अंतिम दिनों में दुर्ग जो था अपना शाहबाज खां को सौंप दिया और समस्त राठौड़ राव चंद्रसेन के पास पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। अब उन्होंने वही रणनीति अपनाई जो अभी तक चंद्रसेन कर रहे थे कि छुप छुप कर वह पहाड़ी क्षेत्रों से मुग़ल सेना पर आक्रमण करते रहे। अब हम पढ़ेंगे कि जो पोखरण क्षेत्र था जो राव चंद्रसेन के अधिकार में था, उसको भाटियों ने किस प्रकार अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया और क्या वे इसमें सफल रहे, इस बारे में पढ़ेंगे। सिवाड़ा पे जब मुग़लों का अधिकार हो गया तो उस समय तक पोखरण का क्षेत्र राव चंद्रसेन के अधिकार में था। अब जब सिवाड़ा चंद्रसेन के हाथ से निकल गया तो वह ज़्यादा समय तक मारवाड़ में नहीं रह सकता था, तो उसने पिपलोद की पहाड़ियों को छोड़कर मेवाड़ की ओर जाना उचित समझा। इसी समय जैसलमेर के भाटियों को लगा कि जब वह मेवाड़ की तरफ जा रहा है तो वह आसानी से पोखरण के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर सकते हैं। तो अक्टूबर 1576 में जैसलमेर के राजा थे रावल हर राय, उन्होंने पोखरण के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और किले को घेर लिया। वहाँ पर चंद्रसेन का किलादार पंचोली आनंदराम था तैनात। लगभग 4 महीने तक उन्होंने अपना घेरा डाले रखा, लेकिन जब उनको सफलता नहीं मिली तो दोनों पक्षों ने संधि करना उचित समझा। इस संधि की शर्तें क्या थी? पहली थी कि पोखरण को रावल हर राय को सौंप दिया जाएगा, चंद्रसेन ने वादा किया। इसके बदले में रावल हर राय
1,00,000 फदिये या 12,500 रुपये कर्ज के रूप में चंद्रसेन को सौंपेंगे, क्योंकि इस समय चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और यदि उसको युद्ध करने थे भविष्य में तो उसके लिए धन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने संधि की शर्तें इस तरह से रखी और यह रखी तीसरी शर्त कि जिस समय राव चंद्रसेन यह रकम रावल हर राय को चुका देंगे तब पोकरण पुनः राव चंद्रसेन को सौंप दिया जाएगा। दोनों पक्षों ने यह संधि की शर्तें स्वीकार कर ली। जब इस तरह से लगभग 2,500 रुपये तो भाटियों ने उनको वहीं पे अदा कर दिए और शेष रकम के लिए उसने कहा कि जब वो जैसलमेर के क्षेत्र की तरफ जाएंगे तो वहाँ वो जाकर देंगे। इस तरह से पोकरण का दुर्ग भाटियों को सौंप दिया गया और शेष रकम चुका देने पर वापस से पोकरण पर अधिकार करने का दावा पेश किया गया। अब राव चंद्रसेन ने अपना आगामी जीवन किस प्रकार व्यतीत किया और किस तरह से वह पुनः मारवाड़ पर अधिकार करने का सपना पूरा कर सका, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सिवाना पर जब मुग़लों का अधिकार हो गया तो वहाँ से निकलकर राव चंद्रसेन मेवाड़ की ओर बढ़ा था। हमने पढ़ा इस बारे में। तो वह मेवाड़ के एक गांव में रहने लगा और यहाँ से वह सिरोही की तरफ चला गया और लगभग वहाँ पर 1.5 वर्ष तक रहा। यहाँ से चंद्रसेन इस आशा में डूंगरपुर चला गया ताकि संकट की स्थिति में उसके जो बहनोई थे डूंगरपुर के रावल आस्करण, उनकी उससे सहायता प्राप्त हो सके। लेकिन मुग़ल सेना को पता था कि वह मेवाड़ से निकलकर वहाँ पहुँचा है, तो उसने पीछे पीछे वो लोग आए और चंद्रसेन को डूंगरपुर छोड़कर बांसवाड़ा की तरफ जाने पड़ा। बांसवाड़ा से वह अजमेर की तरफ आया और उसी तरह अपनी लूटमार पद्धति के आधार पर वह मुग़ल सेना को परेशान करता रहा। इन्हीं दिनों क्या हुआ कि राम का पुत्र कल्ला, जो हमने पढ़ा था कि सोजत पर रह रहा था, जिसने मुग़ल सम्राट अकबर की अधीनता पूरी तरह से स्वीकार कर ली थी, तो अकबर ने सोजत का क्षेत्र उसके अधिकार में रहने का उसको अधिकार दिया। लेकिन कल्ला के मन में अभी भी कहीं न कहीं मुग़लों को लेकर शंका थी। इसलिए जब अकबर ने उसको किसी आदेश के लिए बुलाया, किसी बात काम के लिए, तो जब कल्ला उसके सामने हाजिर नहीं हुआ तो अकबर के आदेश से नाडोल थाने के जो शेख था इब्राहिम, उसने कल्ला को क्या किया, आक्रमण किया और उसकी हत्या कर दी। ऐसे में राठौड़ सादुल और राठौड़ आस्करण, जो उनके भाई थे, राव चंद्रसेन के भाई के पुत्र थे, उन्होंने राव चंद्रसेन को मारवाड़ में आकर देश की रक्षा करने का आग्रह किया। इस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और राव चंद्रसेन मारवाड़ की ओर लौट आए और उन्होंने सोजत के पास सड़वाड़ नामक एक गांव था, वहां पर अपना डेरा डाला। जब उन्होंने डेरा डाला और वो सोजत के समीप आए तो इसकी सूचना अकबर की ओर से जो नियुक्त सैयद थे उनको मिल गई और उन्होंने अचानक से क्या किया, सारवाड़ की जो पहाड़ियाँ थीं उन पर आक्रमण कर दिया। चंद्रसेन अचानक से हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं था, तो वहाँ से भाग निकला और उसने वापस से हरियामाली नामक स्थान पर जाकर अपनी सेनाओं को संगठित किया। चंद्रसेन पुनः अपनी सेना के साथ सोजत की ओर रवाना हुआ। जब सैयदों को यह पता चला कि राठौड़ सेना वापस से सोजत की ओर बढ़ रही है, तो वे वहाँ से भाग निकले, क्योंकि इस समय तक उनके पास रसद सामग्री काफ़ी कम हो चुकी थी। इससे राव चंद्रसेन ने बिना किसी कठिनाई के 16 जुलाई 1579 को सोजत पर अधिकार कर लिया। सोजत पर अधिकार करने के बाद राव चंद्रसेन ने अजमेर के आसपास के इलाकों में लूटमार प्रारंभ कर दी। 1580 के आरंभ में बादशाह अकबर को जब राव चंद्रसेन के उपद्रव की सूचना मिली तो उन्होंने
मोहम्मद खां, सैयद हाशिम, सैयद काशिम आदि अधिकारियों को चंद्रसेन को दंडित करने भेजा, लेकिन चंद्रसेन सोजस से कुछ मील दूर पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और उसने सारण के पहाड़ों में ही अपना निवास स्थान बना लिया। इन पहाड़ियों में रहते हुए ही 11 जनवरी 1581 को चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। इस तरह से हम देखते हैं कि चंद्रसेन की मृत्यु सोरण में हुई। उनकी स्मृति में आज भी वहाँ स्मारक बना हुआ है। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि मारवाड़, जिस तरह से हमने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, उसी तरह से मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने अपने जीवन पर्यंत मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। सम्राट अकबर ने अपने विभिन्न सैनिक अभियानों के माध्यम से ये काफ़ी प्रयास किया कि किसी तरह से वो राव चंद्रसेन को बंदी बना लें, उसको मुग़ल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करवाएं, लेकिन वह सच्चा देशभक्त था और उसने अपने इन्हीं गुणों के कारण कभी भी मुग़ल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं करी। जब राव मालदेव की मृत्यु हुई तो उस समय तक अधिकांश राजपूत शासकों ने अपनी स्वतंत्रता मुग़ल साम्राज्य को सौंप दी थी। अकबर ने भी अपनी जो साम्राज्यवादी नीति थी, वैवाहिक संबंधों की नीति थी, धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, उसके माध्यम से राजपूताना के लगभग सभी क्षेत्रों को, सभी राजाओं को अपने अधीनता में लाने का प्रयास किया और उसने इस तरह की कूटनीति अपनाई कि वह राजपूत शासकों को मनसब प्रदान करके, सम्मानजनक स्थिति प्रदान करके उनमें मुग़ल साम्राज्य के प्रति आकर्षण की स्थिति उत्पन्न करते थे, जिससे आकर्षित होकर राजपूत शासक मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने के लिए आसानी से तैयार हो जाते थे। लेकिन राव चंद्रसेन राजस्थान का ऐसा शासक था जिसने अपनी परंपरागत राजपूती भावना का निर्वाह करते हुए स्वाधीनता की रक्षा हेतु मुग़ल सेना से अपने जीवन के अंत समय तक सामना किया। महाराणा प्रताप के समान ही उन्होंने अपनी छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से मुग़ल सेना को काफ़ी परेशान किया और अपना जो क्षेत्र था वो अंत समय तक मुग़लों को उस पर अधिकार नहीं करने दिया। राव चंद्रसेन ने जिस स्वतंत्रता की ज्योति को प्रज्वलित किया था, उसका निर्वाह महाराणा प्रताप ने किया। अकबर के दरबार में पहुँचे कवि दुर्सा आड़ा ने चंद्रसेन और राणा प्रताप दोनों की महत्ता को अपने गीत के माध्यम से व्यक्त किया है। अणदगिया तुम उजला असमर, चाकर रहन न डिगियो चीत, सारे हिंदुस्तान तणे सिर, पातल ने चंद्रसेन प्रवित। इससे क्या पता चलता है कि जिन्होंने अपने घोड़े के कभी दाग नहीं लगने दिया, जिनकी तलवारें सदैव उज्ज्वल रही तथा जिनका मन कभी शाही सेना हेतु नहीं डिगा, वे महाराणा प्रताप और चंद्रसेन भारत के सिरमौर हैं, भारत की गरिमा है, जिन्होंने अपने संस्कार में कभी शत्रुओं के अधीन होना नहीं सीखा। उनको शत शत कोटि प्रणाम है। इस तरह से पता चलता है बच्चों हमें कि किस तरह से राव चंद्रसेन ने मारवाड़ के मान को, गौरव को बढ़ाया और कहीं भी अकबर को यह स्वीकार करने नहीं दिया कि वह कभी भी उसकी अधीनता स्वीकार करेगा। तो इसको आप बड़े क्वेश्चन के लिए तैयार कीजिए। पूछ सकते हैं कि राव चंद्रसेन ने मुग़ल सेना का प्रतिरोध किस प्रकार किया, किस तरह से उनके मुग़लों के संबंध थे। धन्यवाद।